बेटा गुड गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है क्या? चेक करो, आवाज आ रही है? एक सेकंड दो। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? चलें स्टार्ट करें। आज इस चैप्टर को खत्म करके इसके क्वेश्चंस करने हमें। ठीक है, जल्दी बता दो, स्टार्ट करें। आज ही खत्म करके इसके क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। ठीक है। यस 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 यस। ठीक है। आज एक वीडियो मैंने बनाई थी रीनीट पर। मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ बेटा इस चीज को लेके, बच्चों के बिहेवियर से। आ, मैं सभी बच्चों की सोच रहा हूँ 2025 में देंगे, 27 में देंगे। अगर ऐसे 680 कट ऑफ चली जाएगी तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। बस मेरा ये कहना था। दूसरा क्या है बेटा, हम लोग मतलब बिल्कुल क्लियर है। देखो आप समझो ध्यान से, हम किन चीजों का सपोर्ट कर सकते हैं वो बोलते हैं, और जिनको नहीं कर सकते फिर नहीं बोलते हैं उस चीज को। जैसे हम लोग बिल्कुल इस बात को लेकर क्लियर थे कि यार कि क्या गलत है, उस पर हमने स्टार्टिंग से बोला। बच्चे बोलते थे सर फैमिलीज में से कितना आ जाएगा, पढ़ा दो, नए टॉपिक ही आएगा। मैंने क्लियर बोला था एनटीए पे इतना टाइम ही नहीं है देखने का। वो पेपर भी इतना अनबैलेंस बनाते हैं, उनको कहाँ टाइम है बेटा। तो नहीं आया ना नई फैमिली से कुछ भी। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि यार आप किन चीजों से, वो सिर्फ आपको हाइप बनाते हैं बहुत सारे लोग, उससे बच के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है बेटा, आप लोग पढ़ो 2025 के लिए। जिनके 600 से कम है प्लीज वो 2025 के लिए पूरा मन लगा के पढ़ो, है ना। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। दूसरा बेटा, हम लोग अब ट्राई भी कर रहे हैं, क्योंकि 2025 के अगर गोल को देखते हैं तो लास्ट ईयर से इस साल में जो ये याद रखेंगे कि थोड़ा सा ये माहौल जरूर आ गया है कि बच्चा बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया है। इसका मतलब बच्चा सिलेबस पहले खत्म करना चाहता है। बच्चा ऐसा भी है जो चाहता है कि एक सेपरेट टेस्ट सीरीज हो उसके पास। तो ऐसी चीज हमारे पास फीलिंग, जैसे मैं आपको बताऊं कि ड्रॉपर में बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो मतलब 2-1 साल से रुक रहा है, और उसको ये नहीं चाहिए कि वो ईयर लॉन्ग पूरा पढ़े। उसको चाहिए कि कोई टेस्ट सीरीज हो उसके सहारे से पढ़े। ऐसा बहुत बच्चा है। तो हम लोग बेटा वो प्लान भी कर रहे हैं कि आपको कोई टेस्ट सीरीज ऐसी लेकर आए, बिल्कुल प्लान कर रहे हैं। क्योंकि हम हर साल ये सोचते हैं कि बच्चों के हिसाब से क्या किया जाए। एक बच्ची थी हमारे पास, सुरभि नाम था। वो बता रही थी कि सर जो लास्ट ईयर आप टेस्ट सीरीज लाए थे ना, उससे हमें फायदा हुआ। मैं मानता हूं कि कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, पर फायदा कैसे हुआ, उसने सारे टेस्ट लगा, एक शेड्यूल बना उसका। तो हमेशा याद रखें बेटा, टेस्ट सीरीज से हेल्प होती है। हम आपको बैच में टेस्ट करा ही रहे हैं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी जरूर लेकर आएंगे ताकि आपको हो सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब जो करंट सिचुएशन है ना, बच्चे ने बहुत सारे लेक्चर देखे हुए हैं, उनका ज्यादा मन करता है कि वो टेस्ट ज्यादा दें। तो उस तरफ पे हमें ज्यादा देखना पड़ेगा। यस यस। हाँ बेटा। और वो बच्ची जो थी ना, उसने बताया कि मैंने पूरे टेस्ट दिए थे सारे। अब क्या होता है ना, बच्चे कैसे होते हैं, वो पूरे 22 में से उन्होंने 2 या 3 टेस्ट दिए होंगे, पर वो गलती निकाल के कमेंट जरूर कर देंगे। यार तू पूरे टेस्ट तो दे, हो सकता है 2-4 आंसर इधर उधर हो। इस बार ट्राई करेंगे कि वीडियो सोल्यूशन जरूर दे दें। यस। हाँ बेटा, आज देंगे वो असाइनमेंट जो मैंने बोला था। ठीक है, आज आपको दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं। आज 2 टॉपिक पे मैं बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा न्यूक्लियस जो थोड़ा सा बचा है, और सेल थ्योरी एक टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये 2 टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट से। कितने बच्चों ने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ लिया था? कल मैंने पढ़ाया था, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था। फ्लेमिंग ने कहा था कि बेसिक डाइसेक मटेरियल को स्टेन कर रहे हैं, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर, मेटिन क्रोमेटिन। ऐसे क्रोमोजोम कलर बॉडी, जोम मतलब बॉडी, जैसे लाइसोजोम, जोम का मतलब होता है बॉडी, उसमें एंजाइम है। ये चीज समझ में आ रही है? परोक्सीजोम, जोम मतलब बॉडी, तो क्रोमोजोम मतलब कलर बॉडी। यस, ऐसे ही। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्रोमेटिन दिखेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोजोम नहीं दिखता, यूकैरियोटिक सेल में दिखता है। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड करता है,
उसको हम एम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एम फेज कहते हैं। G1s और G2, G1s और G2 इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। G1s और G2 को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेज बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। आवाज लो है? आवाज ठीक है कि लो है? जल्दी बता दो। ठीक है, मिसमैच है बेटा, इसका कुछ करता हूं मैं। मिसमैच मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि देखते हैं सर, थोड़ा सा मिसमैच है, चला ले यार, कोई नहीं। देख, ये एम फेज में सेल डिवाइड करता है, G1s G2 को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज में मेरे पास क्रोमोसोम नहीं दिखता, इंटरफेज में मेरे पास क्या दिखता है? क्रोमेटिन दिखता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियस हमेशा इंटरफेज में दिखेगा। किसमें दिखेगा? इंटरफेज में। और क्रोमोसोम कब दिखेंगे? एम फेज में दिखेंगे। क्या न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखता है? हाँ या ना? चैट में बताओ, क्या न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखता है? हाँ या ना? हाँ या ना? शाबाश, नो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब क्रोमोसोम दिखता है तब न्यूक्लियस ही नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई होती है क्रोमोसोम जब दिखता है। तो हम यहां पर बिल्कुल बात करेंगे बेटा यहां पर। तो हमने यहां पर ये बना लिया है, ठीक है। मेरे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास इनर मेम्ब्रेन है। यस, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। यस, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये कौन सा न्यूक्लियस बना है? इंटरफेस का मतलब G1s और G2 का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में मेरे पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच की जगह को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, जहां आउटर और इनर मिलती है उसे वहां पर बनता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से क्या होता है बेटा? अगर मैं आपसे बात करूं, क्या न्यूक्लियस के अंदर एंजाइम होते हैं? यहां सर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता न्यूक्लियस में होती है। तो बहुत सारी प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाती है। बहुत सारी प्रोटीन साइटोप्लाज्म से किस में जाती है बेटा? न्यूक्लियस में जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस क्या बनाता है? न्यूक्लियस बनाता क्या है सर? न्यूक्लियस क्या करता है? इंफॉर्मेशन रखता है, डीएनए रखता है। डीएनए क्या बनाएगा सर? आरएनए बनाएगा। तो जो भी आरएनए है वो बन के यहां से बाहर आएगा। तो प्रोटीन अंदर जाएगी जो न्यूक्लियस में चाहिए, आरएनए बाहर आएगा। अब एक ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाता है, जो राइबोसोम बनाता है उसका नाम है आर आरएनए। क्या नाम है? आर आरएनए। वो कहां बनेगा? न्यूक्लियोलस में बनेगा। कहां बनेगा? न्यूक्लियोलस में बनेगा। यस, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनो। अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, यहां पर लिक्विड है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला है। यस, ठीक है, यहां जो धागा है उसे क्रोमेटिन बोला है। अब हमने सबकी बात कर ली थी कल, हमने कहा था आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो सकते हैं क्योंकि वो किसके कॉन्टिनेशन में? ईआर के। फिर हमने बोला था इनर मेम्ब्रेन जो किसके कांटेक्ट में है? मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। अगर किसी ने इसका डायमीटर नहीं लिखा तो लिख लो, शायद 10 से 50 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, ये लिख लो। न्यूक्लियर पोर कब बनता है? जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती है। यस, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है बेटा? लिक्विड है। यस, लिक्विड है। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? वो लिक्विड है। इसे ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, इसे ही अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट किसकी होती है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस कुछ प्रोटीन जाती है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आरएनए जाता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है बेटा? एक सिंगल न्यूक्लियोलस होना जरूरी है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं तो न्यूक्लियोलाई बोलेंगे। न्यूक्लियोलस का साइज बड़ा मतलब ज्यादा आर आरएनए बनना है, ज्यादा सेल एक्टिव है। किसी भी ऐसे सेल जो बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, वहां न्यूक्लियोलस का साइज बड़ा होगा। यस, ये चीज है। क्रोमेटिन में डीएनए है, प्रोटीन है, और मेरे पास आरएनए भी उसका पार्ट हो सकता है। क्लियर है? अब आते हैं जरा एनसीईआरटी, ध्यान से देखेंगे बेटा, एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। यहां तक ठीक है? तो न्यूक्लियस एज वेल एज, न्यूक्लियस भी एक तरह की क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनल है। कुछ लोगों को लगता है ये सेल ऑर्गेनल नहीं है, एनसीईआरटी इसको सेल ऑर्गेनल लिखती है। किसने ऑब्जर्व किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। यस, किस ईयर में? 1831 में। लेटर मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाई कौन सी डाई? बेसिक डाई। किसने किया? क्रोमेटिन बोला किसने? फ्लेमिंग ने। हम किस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं? इंटरफेज की। यस,
जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, हाईली एक्सटेंडेड इलॉबरेट एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। व्हाट इज न्यूक्लियो प्रोटीन? डीएनए प्लस प्रोटीन, उसको हमने क्या बोला है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म, सही है। उसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोलाई। यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा, न्यूक्लियर एनवलप दिखेगा, जिसमें कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, दो पैरेलल मेम्ब्रेन है। कितना डायमीटर दे रखा है, देख बेटा कितना डायमीटर दे रखा है, देख 10 से 50 नैनोमीटर। और उस स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, यस, क्लियर है, सही है। और ये कैसे काम करता है, बैरियर की तरह, किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, यस और नो, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन इन कंटिन्यूस, किसके साथ, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूशन में होती है। एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, सही है यहां तक? आगे देखो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहां पर ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर पोर है जहां आउटर और इनर, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिला के बनती है। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे चलेंगे। अब आगे देखो, हमारे पास क्या होता है, एट नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाई, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, माइन्यूट पोर होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और वो कैसे बनते हैं, फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो रही है तब बनते हैं। दिस न्यूक्लियर पोर आर पासेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए, आरएनए कहां से कहां मूव करेगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का आने का मतलब है कि आरएनए बाहर आएगा, प्रोटीन अंदर जाएगी, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नॉर्मली देर आर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, एक न्यूक्लियस होता है, पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमें वेरिएबल दिखते हैं। याद करो, आप याद करो, किसमें एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा किसमें होते हैं, बताओ, पैरामीशियम में होते हैं, और किसमें होते हैं, मैंने बताया था किसमें बेटा आपको, पैरामीशियम के अलावा किसमें बताया था आपको, याद करो, हमने टेपिटम बोला था। सब मैच्योर सेल में क्या नहीं है, लैक न्यूक्लियस। कौन कौन है वो, इरेथ्रोसाइट है और सीव ट्यूब है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्या आप इन्हें लिविंग मानोगे, यस लिविंग मानेंगे, क्योंकि उसमें एंजाइम है, काम कर रहे हैं। यस, हाइफे बताया था कल। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें क्या क्या है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन होता है। भाई न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन है। न्यूक्लियोलाई मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस। कैसा स्ट्रक्चर है सर, स्फेरिकल है, ठीक है। वो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसका यह मतलब है, ठीक है। यस, इट इज साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर, देखो क्या कह रहा है, बड़े साइज का और ज्यादा नंबर न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन सेल, जो एक्टिवली क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, जो सेल प्रोटीन बना रहे हैं उसमें ज्यादा न्यूक्लियोलस है। मेरी बात समझ ध्यान से बच्चे, ये जो न्यूक्लियोलस है इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो विदाउट मेम्ब्रेन में क्या क्या आ गया, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटिन्यूशन में है। यस, 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 जल्दी करो बेटा, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है बेटा? क्रोमोसोम पढ़े, क्रोमोसोम पढ़े बेटा। लास्ट लाइन मैंने बोला कि न्यूक्लियोलस की संख्या और आकार ज्यादा होता है जो सेल ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं। रीजन समझो, अगर ज्यादा प्रोटीन बना रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए, ज्यादा आरएनए चाहिए ना। मेरी बात सुन, प्रोटीन कौन बनाता है सर, राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम में क्या है सर, आरएनए प्लस प्रोटीन है। अगर किसी सेल को ज्यादा प्रोटीन बनानी है तो ज्यादा राइबोसोम चाहिए,
ज्यादा राइबोसोम के लिए उन्हें ज्यादा बड़ा न्यूक्लियोलस चाहिए। यस सर। चलिए आइए, अब आते हैं बेटा क्रोमोसोम पे। सबसे पहले मुझे बताओ क्रोमोसोम किस स्टेज में विजिबल होता है? ये विजिबल होते हैं एम फेज में, विजिबल इन एम फेज। एम फेज का क्या मतलब है? व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम में केमिकली क्या है? केमिकल किस किस चीज का बना हुआ है? केमिकली का मतलब होता है किस किस चीज का बना हुआ है। तो इसमें मेरे पास डीएनए है, इसमें प्रोटीन दो तरह की है, एक हिस्टोन्स है और दूसरी क्या है? नॉन हिस्टोन्स है। यस, और उसके अलावा आरएनए का कुछ पार्ट है। तो इस चीज का मेरे पास क्रोमोसोम बना होता है। क्रोमोसोम हमारे पास बेटा ऐसे बनाते, इधर ध्यान दे बच्चे, इधर ध्यान दे। क्रोमोसोम जब हम बनाते हैं बेटा, ध्यान से सुने, क्रोमोसोम जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से हम बना रहे होते हैं। ध्यान दो बेटा, इस तरीके से बना रहे होते हैं। इसे क्रोमेटिड कहते हैं। जहां दो क्रोमेटिड जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये हमने जो बनाया, ये जो हमने बनाया, इसको हमने सेंट्रोमियर कह दिया। तो ध्यान से देखें बच्चे, ध्यान से देखें, हमारे पास, ध्यान दो बेटा, हमारे पास ये जो है, ये पूरा, ये हमारे पास क्रोमेटिड है। यहां से यहां क्या है? ये क्रोमेटिड है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड बोलेंगे। अब ऐसे दो क्रोमेटिड है, एक ये पूरा और एक ये। देख बच्चे मेरी बात समझ ध्यान से, ये जो है ये पूरा एक क्रोमेटिड है, समझ में आ रहा है? ये अलग क्रोमेटिड है और ये दोनों कहां जुड़े? सिस पे, सेंट्रोमियर पे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिड बोल रहे हैं। यस, ये भी क्रोमेटिड है। तो ये दोनों क्रोमेटिड को एक नाम देते हैं, क्या? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या नाम देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देते हैं। यस, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो इतना है, ये जो इतना है, ये अलग से या ये अलग से, इसको आर्म कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? आर्म कह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो, एक क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं। कितने सिस्टर क्रोमेटिड हैं? दो। यस, कितनी आर्म्स हैं? चार आर्म्स हैं। कितने सेंट्रोमियर है? एक सेंट्रोमियर है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम का एंड होता है, एंड का मतलब आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्से को हम नाम देते हैं टीलोमियर। टीलो का मतलब होता है एंड, टीलोमियर। तो टीलोमियर क्या होता है बेटा? एंड को कहते हैं। ध्यान से सुनो, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या करता है? ध्यान से देखते चलेंगे बेटा, इन सबके फंक्शन भी लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ध्यान से सुनो बच्चे, हमारे पास क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स कहां अटैच होते हैं बताओ? वो कहां अटैच हैं? सर वो अटैच है सेंट्रोमियर पे, सेंट्रोमियर पे अटैच है। इधर देख बेटा, ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड। देख मैं दिखा रहा हूं तुझे, ये एक क्रोमेटिड, देख इधर, इधर ध्यान से सुन, ये एक क्रोमेटिड है, ये देख, ये एक क्रोमेटिड है पूरा, समझ में आ रहा है? और ये दूसरा क्रोमेटिड है। हर एक क्रोमेटिड में देख दो आर्म है, एक और दो, ऐसे कितनी आर्म है? दो आर्म है। ऐसे इसमें भी दो है। तो क्रोमोसोम पे एक दो तीन चार आर्म हो गई। ये बीच में जगह सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, अटैच एट सेंट्रोमियर। अब ध्यान से सुनो बेटा, सेंट्रोमियर क्या करता है? जिस पर क्या होगा? टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है। इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसे क्या नाम देते हैं बेटा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस का नाम देते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब इसकी बात कर रहे हैं। यस, इसकी बात कर रहे हैं, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। दूसरा क्या होता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर।
काइनेटोकोर क्या है बेटा? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। दिखाता हूं कहां पर, यहां देख बेटा, यहां पर एक डिस्क शेप ऐसे स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। इस पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इस पर क्या अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर। जब क्रोमोसोम डिवाइड करता है ना, तो स्पिंडल फाइबर इस पर अटैच होता है। फिर से देखेंगे, इधर देख, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों जहां जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। सेंट्रोमियर को एक और नाम देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड और 4 आर्म्स होती हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। एक मिनट देना। हो गया बेटा? एक बार रिपीट कर दूं? मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुन, एक बार फिर से देख ले। इस डायग्राम में दिखा देता हूं ताकि तेरे को क्लियरिटी आ जाए। जिसको भी डाउट है एक बार देख लो। देख मेरी बात सुन, ये क्रोमोसोम दिख रहा है तुझे, ठीक है? क्रोमोसोम पे ये यहां से लेकर यहां तक ये एक क्रोमेटिड है, यहां से लेकर यहां तक एक क्रोमेटिड है। ये जो जगह है ना, ये सेंट्रोमियर है। ये जगह क्या है बेटा? ये जगह सेंट्रोमियर है। इस पर ये डिस्क शेप काइनेटोकोर है। समझ इसे। ये मान ले मेरे पास, ये मेरे पास सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। इस पर मेरे पास ये डिस्क शेप काइनेटोकोर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देख ले ध्यान से। तो ये चीज, ये एक आर्म है, ये देख, इसे एक आर्म कह रहे हैं, इसे एक आर्म कह रहे हैं। इन दोनों को मिला के क्रोमैटिड कह रहे हैं। अब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए हैं एक ही सेंट्रोमियर पर, तो इसलिए इनको नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अब एक चीज हमेशा याद रखना है बेटा आपने, कि दो जो जीन इस पर होगी कैपिटल ए, वही जीन इस पर होगी। यहां पर कैपिटल बी है तो यहां पर कैपिटल बी होगी। सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जीन सेम होती हैं। ये क्लियर है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको कह रहे हैं? देख मेरी बात सुन, जैसे मैं ये क्रोमोसोम बना रहा हूं ना बेटा, ऐसे मैं ऐसे क्रोमोसोम बना रहा हूं, तो यहां पर जो सेंट्रोमियर है, ये यहां पर जो सेंट्रोमियर है, इस पर चीज ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रखी है, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। मतलब यहां पर ये साथ आ रखी है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही मेरे पास क्या है? सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर का एक और नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। क्या है बेटा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसका एक और नाम है। यस और नो? यस और नो? इसका एक और नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, जहां पर ये और ये जुड़े होते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। इसको हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। मतलब क्रोमोसोम के सेंटर पे इस एंड को कहते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं यहां पर? टीलोमियर। ये समझ में आ रहा है? टीलोमियर समझ में आ रहा है? ये एंड ऑफ क्रोमोसोम है बेटा, एंड ऑफ क्रोमोसोम है। कोई डाउट है? स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। तो मैं यहां पर पॉइंट वाइज सारी बातें लिख देता हूं, पॉइंट वाइज सारी बातें लिख देता हूं।
ये तुम्हारे पास सेल साइकिल है। ध्यान से सुनना जो बच्चे मेरी बात समझ पाए। ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल में इस तरीके से फेजेस होते हैं, इस तरीके से फेजेस होते हैं। हमारे पास ये G1 होता है, ये S होता है, ये G2 होता है, ये M फेज है। मेरी बात समझ। G1 फेज में क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, G2 फेज में क्रोमोसोम ऐसा दिखता है। ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। G2 फेज के बाद, इधर देख बेटा, G1 फेज के बाद ऐसा आता है जब डीएनए डबल हो जाता है, G2 फेज में डबल हो चुका है। G2 फेज के बाद M फेज आता है। हम जो स्टडी करते हैं वो कौन से क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं? हम स्टडी ऑफ M फेज की करते हैं। हम किसकी करते हैं? M फेज के क्रोमोसोम की करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास हर क्रोमोसोम में, एवरी क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। एवरी क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं सर? 2 क्रोमैटिड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है? 1 क्रोमैटिड है। यहां पर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं सर? 2 क्रोमैटिड हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एस फेज में डीएनए डबल हो गया। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि एम फेज G2 के बाद आता है? हां सर, G2 के बाद एम फेज आता है। आप जो क्रोमोसोम पढ़ते हैं वो किस फेज में दिखता है सर? एम फेज में दिखता है। तो एम फेज में जो भी हम क्रोमोसोम बनाते हैं वो हमेशा ऐसा बनाते हैं कि उसमें 2 क्रोमैटिड हो, और दोनों को आप क्या बोलते हो? सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हो। और ये चीजें आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं ऐसे। ये क्लियर है? ये चीजें आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ये बात किसको समझ में नहीं आई? मैं ऐसा क्रोमोसोम क्यों बनाता हूं? जैसे मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, मैं अगर सवाल पूछूं आपसे, मैं पहला सवाल आपसे पूछूं, क्रोमोसोम क्रोमोसोम इज ड्रॉ करते हैं विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड। वाई? आपसे अगर मैं ये सवाल पूछ लूं वाई, तो आप क्या आंसर दोगे? आप ये आंसर दोगे कि जो हम क्रोमोसोम ड्रॉ करते हैं वो क्रोमोसोम एम फेज का होता है। तो क्रोमोसोम हम किसका ड्रॉ करते हैं? एम फेज का, जो किसके बाद आता है? आफ्टर G2 आता है। किसके बाद आता है बेटा? आफ्टर G2 आता है। आफ्टर G2 इट कम्स। अगर वो G2 के बाद आता है, इसका क्या मतलब हुआ? समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि उसपे 2 क्रोमैटिड होंगे G1 फेज में। अच्छा, एक चीज और है, इस पे मान लो ये जीन यहां पर दे रखी है कैपिटल ए, और यहां दे रखी है कैपिटल बी। G2 फेज में इसकी कॉपी बन जाती, ए के साथ यहां एक कॉपी बन गई, बी के साथ यहां बी कॉपी बन गई। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं, और किस पर जुड़े हैं? सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक समझ में आ रही है? बाईवैलेंट बाद में बताऊंगा, बनाऊंगा। बेटा मेरे मेरे को सुन ध्यान से। मेरे मन में भी ये सवाल आता है, देखो सुनो ध्यान से। मेरे मन में भी सवाल आएगा कि क्रोमोसोम ये है कि क्रोमोसोम ये है? कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम जो है, दोनों क्रोमोसोम है, ये भी है ये भी है। ये वाला क्रोमोसोम कौन से फेज का है सर? ये G1 का है। ये वाला कौन सा है? G2 का। G2 और M का सेम होता है। यहां तक क्लियर है बेटा? G2 और M फेज का 2 होता है। इसमें क्या है? एक सेंट्रोमियर है और एक क्रोमैटिड है। इसमें क्या है? एक सेंट्रोमियर है और 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ठीक है? इसमें कितनी आर्म है? इसमें 2 आर्म है। इसमें कितनी आर्म है? इसमें 4 आर्म है। हम यही वाला ड्रॉ करते हैं। अगर यहां कोई जीन ए है तो यहां कौन सी होगी? ए के साथ ए जीन होगी डबल। यहां बी है तो यहां बी के साथ क्या होगी? बी जीन होगी। समझ आ रहा है?
ये चीज समझ में आ रही है? सर ह्यूमन में कैसे होता होगा, एक बार वो भी बात कर लेते हैं बेटा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं ताकि अगले चैप्टर में आपको आसानी पड़े। अच्छा, मैं यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर इस पे बात करते हैं। सेंट्रोमियर समझ में आ गया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको कहते हैं बेटा? वो कहते हैं सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर को, यस। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर क्या होता है? वो अटैच करता है किसको? टू सिस्टर क्रोमेटिड को। यस और नो? टू सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़ता है। यस और नो? यस सर। उसमें क्या होता है? काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर। प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर। यस और नो? हां सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां होता है, इस पे बात कर लेते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ऑन टीलोमियर पे। ये कहां होता है? ऑन टीलोमियर पे। ये सारे क्रोमोसोम पे होता है? नहीं, नॉट ऑन ऑल क्रोमोसोम। यहां होता है, देख बेटा, देख इधर देखियो ध्यान से, तेरे को मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने ये एक क्रोमोसोम बना दिया ऐसे, एक क्रोमोसोम ये बना दिया, ये इसका जोड़ा है। आपको पता है ना, पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, ये इसका पेयर है। एक क्रोमोसोम ये बना दिया। मेरी बात ध्यान से सुनियो। ये देखियो ध्यान से, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यस और नो? यस सर। सर इस पर काइनेटोकोर होता है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है काइनेटोकोर, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, काइनेटोकोर है ये। अब देख मेरी बात, किसी किसी क्रोमोसोम के टीलोमियर पे यहां सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ अलग से डीएनए अटैच होता है। ये इसे हम कहते हैं, देख बच्चे, इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं? एंड को सर इसको कह रहे हैं टीलोमियर। यस, इसको कह रहे हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे हैं। और इसको हम कह रहे हैं सैटेलाइट डीएनए। तो क्या ये मैंने सारे क्रोमोसोम पे बनाया? नहीं, मैंने सारे क्रोमोसोम पे नहीं बनाया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं व्हाट इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है बच्चे? हमारे पास क्या होगा? ऑन सम क्रोमोसोम एट टीलोमियर। किस पर? टीलोमियर पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। सेकेंडरी क्या प्रेजेंट है? कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सब में नहीं है, ठीक है। और क्या होगा? ऑन विच क्या प्रेजेंट है? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है बेटा? ये वो नहीं है जो बायो उसमें पढ़ते हो आप, ये वो नहीं है जो इसमें आप मतलब वो सैटेलाइट पढ़ते हो। इसके आगे डीएनए ना लिखो, सिर्फ सैटेलाइट लिखो। अब मेरी बात सुन ध्यान से, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन स्टेनिंग है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी बात समझियो ध्यान से। देख, तुझे ये ब्लैक दिख रहा है, मेरी तरफ देख, ये ब्लैक है। मान ले ब्लैक, अगर तुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे दिखेगा ही नहीं, आसानी से नहीं दिख रहा है, समझियो मेरी बात से। ये इतना क्रोमोसोम स्टेन हो रहा है, फिर यहां पर इतना हिस्सा है लास्ट का जो स्टेन नहीं हो रहा है, इसे कह रहे हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद मेरे पास डीएनए लगा हुआ है, उसे सैटेलाइट कह रहे हैं। ध्यान से समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ क्रोमोसोम पे, जैसे ये बन गया उसका क्रोमेटिड, ये बन गया क्रोमेटिड। अब यहां पर थोड़ा सा डीएनए लगा हुआ है, ये जो बीच का हिस्सा है ना, जिसे आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे हो, ये नॉन स्टेनिंग है। नॉन स्टेनिंग होने की वजह से वो क्या होगा? दिखेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देख समझ इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तुझे ये कह रहा हूं
कि मान लो एक क्रोमोसोम है, ये मैंने ऐसे क्रोमोसोम बना दिया, ये इसका क्या है, सेंट्रोमियर है। मैं ये कह रहा हूं कि टीलोमियर पर यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टेन नहीं होता, तो वो दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद ये डीएनए लगा हुआ है, इस डीएनए को कह रहे हैं सैटेलाइट। क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहां है जो नॉन स्टेनिंग होती है। क्या ये सारे क्रोमोसोम पे होती है? नहीं, कुछ क्रोमोसोम पे होती है। ये समझ में आया? क्या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन डीएनए नहीं है पर स्टेन नहीं होता बेटा। जिस स्टेन को हम यूज करते हैं नॉर्मली, उससे स्टेन नहीं होता। दोनों आर्म्स पर होगा, हां। अगर इस पर है तो ये इसकी कॉपी है ना, इस पर भी होगा। समझ इस बात को, अगर इस पर है तो ये इसकी कॉपी है, इस पर भी होगा। एनसीईआरटी में डायग्राम देख, तुझे समझ में आएगा। ये देख, इसने क्या किया है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहां दिखाया है तो यहां भी तो है। समझ आया नहीं आया? इस पर है तो इस पर भी तो है। क्या सारे क्रोमोसोम पे है? नहीं। क्लियर है बेटा? एक बार नोट कर ले, ये पूरा नोट कर ले, मैं टाइम दे रहा हूं, फिर आगे इसको एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, सुन सुन। ये क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये दोनों जुड़ते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये बीच में जहां ये कनेक्ट होते हैं, ये सेंट्रोमियर है। इसके एंड को टीलोमियर, ये टीलोमियर, ये टीलोमियर। टीलोमियर पर एक छोटा सा डीएनए होता है जो स्टेन नहीं होता, उसके बाद फिर डीएनए लगता है। इस डीएनए को सैटेलाइट कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये स्टेन नहीं होता, तो ये ऐसा लगता है इसके साथ फिक्स है। जैसे अर्थ के साथ सैटेलाइट होती है ना, वैसे ही सैटेलाइट है ये। यस बेटा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से लगा हुआ होता है सैटेलाइट। यस, बना लो जल्दी से। मतलब वो एक तरीके से आप उसी को सैटेलाइट भी बोल सकते हो। यस, नोट कर लो बेटा एक बार, नोट कर लो एक बार, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। हो गया? नेक्स्ट स्लाइड बेटा, नेक्स्ट स्लाइड जल्दी। तुम्हें सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आया कि हम जो क्रोमोसोम देखते हैं वो एम फेज का देखते हैं, इसीलिए हर एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड बनाते हैं। अगर जीवन फेज, देख मेरी बात सुन, रियलिटी में तो जीवन एस और जी टू में तो क्रोमोसोम होते ही नहीं है, क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमोसोम इसमें ही दिखता है, और क्रोमोसोम कब दिखता है? जब एस फेज हो चुका है, एस फेज में डीएनए डबल हो चुका है। इसलिए जब भी हम क्रोमोसोम बनाते हैं वो ऐसे वाला बनाते हैं जिसमें दो क्रोमेटिड हो। रीजन देख, जीवन एस और जी टू में क्रोमोसोम दिखेंगे नहीं, क्रोमेटिन दिखता है। एम में दिखेगा, वो जी2 के बाद दिख रहा है। तो इसीलिए हमेशा क्रोमोसोम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं करते। बना जल्दी से। सैटेलाइट होता क्या है बेटा, टीलोमियर पर अलग से एक डीएनए होता है जो नॉन स्टेनिंग है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो एक्चुअल में क्या काम करता है, न्यूक्लियस बनाता है।
हो गया। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला स्टेन नहीं होता बेटा, टीलोमियर पे होता, स्टेन नहीं होता। ये वाला नोट कर लो। इसमें नोट करना हो देख लो जल्दी बेटा, फास्ट। सब बेटा 30 तारीख को जो टेस्ट है उसमें पूरा ही सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर आएगा, तो आप उसे अच्छे से करें, अच्छा रहेगा। चले बेटा, चले। बेटा चलिए आइए, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनो। अब जो बात कर रहे हैं वो सुनो ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अच्छा ये बात सबको समझ में आ रही है कि सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर सब में होता है? बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? हमारे पास टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ध्यान से देखो, यहां पर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है, यहां पर सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर है, यहां क्लोज टू एंड है या बिल्कुल एंड पर है। इसको हम नाम दे रहे हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आर्म कहता हूं तो सारी आर्म बराबर आएंगी, तो सेंट्रोमियर एट सेंटर होगा। किसके सेंटर में होगा? एट सेंटर ऑफ क्रोमेटिड। सेंटर ऑफ क्रोमेटिड है तो उसको हम मेटासेंट्रिक कह रहे हैं। यस। अब देखो, इसको हम सब सब मतलब होता है किसी से हल्का सा अलग, सब मेटासेंट्रिक। तो मैं लिख सकता हूं स्लाइट अवे फ्रॉम सेंटर,
स्लाइड अवे फ्रॉम सेंटर। अगर ऐसा है तो मेरे पास ये वाली आर्म कैसी आएगी, शॉर्ट आर्म आएगी। क्या आएगी, शॉर्ट आर्म। और ये वाली आर्म कैसी आएगी, लॉन्ग आर्म आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्रोसेंट्रिक बोल रहे हैं। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंट्रोमियर इज क्लोज टू टीलोमियर। टीलोमियर मतलब एंड के पास है, एंड के पास है, तो उसमें भी शॉर्ट और लॉन्ग आर्म बनेगी। और ये मेरे पास बेटा टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक, यहां पर सेंट्रिक शब्द का मतलब है सेंट्रोमियर, तो टीलोसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर कहां पर है, सेंट्रोमियर एट एंड है, एंड ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड पर है। क्या यह बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, क्या यह बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुन ध्यान से, नीट में क्वेश्चन आया था जो बच्चों ने गलत किया था। इसका जो डायग्राम है ना बेटा, वो डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, मिसलीडिंग है। देख डायग्राम क्या है, ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम मेटासेंट्रिक का है। आपको इसमें दिख भी रहा है कि इसमें सैटेलाइट बना हुआ है, मेटासेंट्रिक का है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला सब मेटासेंट्रिक है। ध्यान से देख, जिसमें शॉर्ट आर्म बनी हुई है, ये एक्रोसेंट्रिक है, और ये वाला टीलोसेंट्रिक है। अगर आप टीलोसेंट्रिक को देखो ना, इसमें थोड़ी सी ये छोटी आर्म दिख रही है आपको, पर राइटअप में जहां लिखा हुआ है वहां क्लियरली बोला है कोई आर्म नहीं होती ऐसी। यहां दिख रही है ना आपको छोटी सी आर्म, पर ये एकदम एंड पर होना चाहिए। तो टीलोसेंट्रिक जो है बेटा, उसमें क्या होगा आप समझो ध्यान से, इसमें तो आर्म्स इक्वल हैं, इसमें आर्म्स क्या है, इक्वल है। इसमें क्या है, आर्म्स कैसी हैं, अनइक्वल हैं, इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। और इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, दो क्रोमेटिड हैं और दो ही आर्म है। भाई दो क्रोमेटिड इज इक्वल टू दो आर्म। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां कितनी आर्म है, 1 2 3 4, क्रोमेटिड कितने, 1 2। यहां कितनी आर्म, 1 2 3 4, क्रोमेटिड 2 है। लेकिन यहां पर दो क्रोमेटिड है, दो ही आर्म है, क्योंकि सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड में होना चाहिए। डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है, ध्यान रखना। डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, ध्यान रखना। समझ आया नहीं आया बेटा? एनसीईआरटी ने सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेम लेबल किया है, उनके अनुसार सेम ही है। एक्चुअल में क्या होता है, टीलोमियर पे वो जो डीएनए है, उसे ही वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसे ही सैटेलाइट कह रहे हैं। सही है, यहां तक सही है? डायग्राम पे मत जाना, लिखे हुए पे जाना। लिखा हुआ क्लियर बोलता है कि सेंट्रोमियर कहां पर है, एंड पर है। कहां पर है, एट एंड ऑफ क्रोमोसोम है। यस, हो गया, हो गया, ठीक है। मुझे माइक्रो बॉडीज बताना है, सेल थ्योरी भी बतानी है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। माइक्रो बॉडीज, सेल थ्योरी बताकर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जल्दी करो बेटा। ठीक है, चलिए चले आगे। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर मैं माइक्रो बॉडीज बता रहा हूं।
एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। ये समझ में आ गया डायग्राम? डायग्राम क्लियर है बेटा? ठीक है, आइए आइए। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin। भाई न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जो है उसका नाम क्रोमेटिन है। क्रोमोसोम कब दिखेगा? एम फेज में दिखेगा। ठीक है। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, देख लो क्या बोला इसने, डीएनए बोला है, और सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और आरएनए। ये लिखा था हमने क्रोमेटिन के लिए। यस। अ सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मान लो ये ह्यूमन का सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है ना, तो क्रोमेटिन में जो डीएनए की लेंथ है वो लगभग 2.2 मीटर है। ये कहां लिखी है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी लिखी है। ये कितने क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है? 46 क्रोमोसोम में। कब? एम फेज में। मेरी बात समझ में आ रही है? G1 S और G2 में मुझे क्या दिखता है? क्रोमेटिन। क्रोमोसोम कब दिखता है? क्रोमोसोम कब दिखता है? कब दिखता है? जब एम फेज होती है। कितने क्रोमोसोम दिखेंगे ह्यूमन सेल में? 46। किस डीएनए से? जो 2.2 मीटर लंबा है। ये 2.2 मीटर वाली बात और कहां लिखी है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लिखी है। यहां तक समझ में आ रहा है? कितना? 46 क्रोमोसोम में। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए। कहां पर? क्या कह रहा है? क्लास 12 में पढ़ोगे। ये वहां की बात कर रहा है। अब आ जाओ। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन, देख रहे हो कब दिखेगा? डिवाइडिंग सेल में। उसमें क्या होता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ऑन द साइड ऑफ विच, उसके साइड में क्या है? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, उसको अपने क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। यस। सेंट्रोमियर होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है? दो क्रोमेटिड को होल्ड करता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जो क्या है? हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। क्या है बेटा? ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है? ये कैसा क्रोमोसोम है? मिडल क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर है, जो क्या बना रहा है? इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम बना रहा है, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या है बेटा? स्लाइटली अवे है फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्या है? देख रहे हो, क्लोज टू एंड लिखा हुआ है। और टीलोसेंट्रिक क्या कह रहा है? टर्मिनल पर। आप देख लो बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूं लिखे हुए पे ज्यादा विश्वास करो, डायग्राम पे छोड़ के। यस। हाँ, सेल थ्योरी बता देते हैं, इसके बाद बस खत्म हो जाएगा बच्चे आज भी। माइक्रो बॉडीज किसे कहते हैं? आ जाओ देखो, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके अलावा इस तरीके से वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको माइक्रो बॉडीज कहते हैं। होता क्या है बेटा? होता क्या है? माइक्रो बॉडी कैसा होता है? वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेसिकल लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यस, वेसिकल लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? वेसिकल लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं माइक्रो बॉडीज। तो वेसिकल लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इसको नाम दे दिया हमने माइक्रो बॉडीज। क्या नाम दे दिया हमने? माइक्रो बॉडीज का नाम दे दिया। यस। माइक्रो बॉडीज किसमें होती है? प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? स्पेशल एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल ऑफ माइक्रो बॉडी। एग्जांपल ऑफ माइक्रो का मतलब छोटा, बॉडीज का मतलब स्ट्रक्चर। यहां पर माइक्रोजोम्स भी बोल सकते थे इन्हें। माइक्रो बॉडी का एग्जांपल है मेरे पास परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम क्या होता है बेटा? इसके अंदर एंजाइम होते हैं। एंजाइम के नाम है परऑक्सीडेज और कैटलेज।
ये कहां दे रखा है, ये बायोमोलिक्यूल में लिखा है, कैटलेज और परऑक्सीडेज नाम के एंजाइम होते हैं। मैं रिपीट करूंगा बेटा, देख आपके पास एक वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर, क्या नाम है, लाइसोसोम, उसमें स्पेशल एंजाइम थे। ऐसा ही मेरे पास वेसिकल जैसे और स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर एंजाइम होते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलती हैं। इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज का एक उदाहरण है मेरे पास परऑक्सीसोम, जिसमें वो एंजाइम मिलते हैं जो H2O2 को तोड़ेगा। जैसे मान लो H2O2 क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं किसमें, H2O और O2 में, तो ये लेस हार्मफुल हो जाएगा। तो ये दोनों एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को खत्म करते हैं, कम करते हैं। ये कहां मिलते हैं, परऑक्सीसोम में। यस, ये क्लियर है, ये क्लियर है बेटा, नोट कर लो एक बार। बेटा सर कहीं नहीं जा रहे, बारिश हो रही है आज। आज पता नहीं कितने दिन बाद यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है, मैं देख रहा था, मुझे लगा आवाज आ रही है, बारिश हो रही है, मैं वो देख रहा था। हाँ हाँ, बारिश हुई थोड़ी सी आज। हाँ पता नहीं, वो एसी पे आवाज गिर रहा था, टुक टुक आवाज आ रहा था, और तेज हो रही है। अच्छी बात है। आज ये पढ़ो एक बार, देख जरा ध्यान से। मेम्ब्रेन बाउंड है तो किसका मतलब, वेसिकल जैसा, ये दिख रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जैसा है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज। ठीक है, उसके अलावा वेरियस एंजाइम प्रेजेंट है, किसमें, प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है, क्लियर है बेटा। यस, यस, कल मेरे एक बच्चे का मैसेज आया एम्स गोरखपुर से, सर बारिश हो रही है आज यहाँ, तो वहां भी शायद कल हुई है। चलो बेटा देखो, बना लो इसको, देख लो, प्लांट और एनिमल में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या पढ़ा है, लाइट चली गई, इन्वर्टर पे आ गया। चलो माइक्रोबॉडीज लिख लो जल्दी से, जल्दी फास्ट। अच्छा सेटेलाइट की रीडिंग कर लेते हैं, देख सेटेलाइट क्या है, देख बेटा, समटाइम समटाइम फ्यू क्रोमोसोम, सब में नहीं मिलता, पहली बात। एक नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर है, उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और वो कहां होती है, कांस्टेंट लोकेशन मतलब टीलोमियर पे। और ये किसकी अपीयरेंस देता है, सैटेलाइट की। ये लिखा हुआ, क्या सारे क्रोमोसोम पे सैटेलाइट मिलता है, नहीं। यस, यस, सारे पे मिलता है, नहीं मिलता। स्टेनिंग होता है, नहीं, नॉन स्टेनिंग होता है। कांस्टेंट लोकेशन का मतलब है सेंटीलोमियर। यहां तक समझ में आ गया। चलें, आगे चलें बेटा, फटाफट से खत्म करते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन सेल की आपको बतानी थी, वो डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद सेल थ्योरी बताते हैं। देख ध्यान से, एनसीईआरटी के पहले पेज पे आ गया हूं मैं, एनसीईआरटी के पहले पेज पे आ गया हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। एनसीईआरटी कहती है, पहले सुन ध्यान से, मैं डेफिनेशन ऑफ सेल बताऊंगा, फिर सेल थ्योरी बताऊंगा, बस खत्म। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ध्यान से सुन, ध्यान सुन, मैं दिल्ली में हूं इस वक्त बच्चे, ध्यान से देखियो। डेफिनेशन ऑफ सेल, एनसीईआरटी कहती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग
नॉन लिविंग को उसने एक वर्ड दिया हुआ इनएनिमेट। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल। डिफरेंस इज प्रेजेंस ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल। मेरी बात सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। एक हमारे पास है यूनिसेलुलर और एक हमारे पास है मल्टी सेलुलर। दो प्रकार के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब मेरी बात सुनो, बचपन में तुमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? तुमने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन ये पढ़ी थी आपने, एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की, अगर आपको याद हो। उसको जस्टिफाई करेंगे कैसे? आपने डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की कि सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन को हम जस्टिफाई करते हैं कैसे? देख, मेरी तरफ देख, ध्यान से सुन। मान ले, ध्यान से देखिए बेटा, मेरी तरफ देख। मान ले ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें 3 सेल है, मल्टी सेलुलर है। अगर एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंट रह सकता हो, अलग से काम कर सकता हो, तो वो सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी लाइफ की। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इस बात का एक प्रूफ है। प्रूफ यह है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल है कि नहीं, बताओ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल है और वो क्या कर सकता है? वो अकेले मिल सकता है क्या? क्या उसका अकेले जीवन चल सकता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसकी? हां सर, है। दूसरा, क्या वो परफॉर्म कर सकता है लाइफ के सारे फंक्शन? परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं बेटा, सेल को सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर आपको कहता हूं कि यार ये चीज सबसे छोटी यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, तो हमारी बॉडी सब सेल की बनी है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अकेला जी सकता है और अकेला सारे काम कर सकता है। ये इस बात का प्रूफ है कि सेल सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, पर क्या वो अकेला मिल सकता है? नहीं मिल सकता। माइटोकॉन्ड्रिया अकेला नहीं मिल सकता, इसीलिए वो सबसे छोटी यूनिट नहीं है। हां शहजादा गोपाल बेटा, डोपा के साथ और चीजें कंबाइन करेंगे, चिंता न कर। परफॉर्म ऑल फंक्शंस, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल लाइफ होगा बेटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? हमें कैसे पता चला कि सेल सबसे छोटी यूनिट है? क्योंकि उससे छोटा कुछ मिलता ही नहीं जो इंडिविजुअल काम कर सके। अब जैसे हम बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल की, दो साइंटिस्ट के नाम यहां याद करने हैं, ठीक है? सही है। सबसे पहले आपको याद करना है एंटन वॉन लेवेनहुक। इन्होंने क्या किया था? पॉन्ड वाटर में
पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया होगा, फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। ठीक है, डेड सेल किसने देखा था? पहला पहला डेड सेल किसने देखा था बेटा? रॉबर्ट हुक। तो वो भी लिख लो, ऑल तो एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल, पर वो कैसा था? डेड सेल। किसमें था? कॉर्क में। कॉर्क पता है, छाल। और वो कैसा दिख रहा था? हनी कॉम्ब जैसा। जो हनी कॉम्ब समझ में आता है? कॉर्क। कॉर्क कैसा होता है बेटा? डेड लेयर होती है, डेड लेयर होती है, उसमें देखा था। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट हुक और लिवन हुक की। यस। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ऑब्जर्व किया था? न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था। इसके बाद से क्या हुआ बेटा? इसके बाद से माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट हुई। मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके बाद से मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप कर गया। अच्छा, माइक्रोस्कोप डेवलप कर गया बेटर वाला। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास विजिबल हुआ, सॉरी डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो किसकी डिटेल आ गई? सेल ऑर्गेनल्स के डिटेल स्ट्रक्चर दिखे। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं बेटा। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर, कॉर्क क्या होता है? छाल। जो तुम्हारे पास नीम का पेड़ घर के बाहर है ना, उसके बाहर की जो छाल होती है वो डेड लेयर है, उसके अंदर सेल देखे, वो डेड थे। उसके बाद लिविन हुक ने पॉन्ड वाटर में कुछ लिविंग सेल देखे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा। उसके बाद हमारे पास बेटर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया जिसमें हमने ऑर्गेनल्स देख ली, पर ऑर्गेनल्स के डिटेल स्ट्रक्चर, जैसे सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, न्यूक्लियोलस कैसा दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, ये सब कब दिखा? जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया 1950s में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यार ये नॉल रुस्का ये सब नहीं पूछेगा सर, ईयर याद रखने हैं जो एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के, और नहीं याद करने। जल्दी से दोनों स्लाइड नोट कर ताकि हम लोग आगे जा सके, एनसीईआरटी पढ़ सके। जल्दी कर बेटा, इसको फिनिश कर रहे हैं, जल्दी कर। हो गया बेटा? हो गया? हो गया? ये वाला लिख लो। खत्म कर रहे हैं बस बेटा, 5-7 मिनट और, फिर क्वेश्चंस करेंगे आधा घंटा। बेटा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं देखना होता, न्यूक्लियस बड़ा होता है, वो नॉर्मल वैसे माइक्रोस्कोप में भी दिख जाएगा।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स भी है 330। ओके, कुछ क्वेश्चन तो करेंगे ना आज? यस, इसकी डाउट क्लास लगाएंगे क्वेश्चन कराने के बाद। यस, हाँ आ जाओ, सेल थ्योरी पढ़ते हैं, नोट कर लो, सेल थ्योरी पढ़ते हैं। बेटा मेरी बात सुन दे, कल नया चैप्टर में स्टार्ट नहीं करूंगा। कल मैं हो सकता है क्लास एमडी सर को दे दूं। मैं अगर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो सेल साइकिल पढ़ाऊंगा, तो वो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? कल मतलब नेक्स्ट वीक में अब मैं एक लेक्चर लेके नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर मैं अगले वीक में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो सकता है आपको संडे भी पढ़ा दूं। ये हो सकता है। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, ऐसे बीच में उससे क्या होगा, वो पूरे वीक में वो चैप्टर खत्म होगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उस वीक में हम कुछ और बात कर ही नहीं रहेंगे, सिर्फ सेल साइकिल खत्म करेंगे प्रॉपर। हाँ, नेक्स्ट संडे टेस्ट है तो ये चैप्टर आ रहा है ना पूरा संडे को। नेक्स्ट संडे वाले में तो टेस्ट में तो ये चैप्टर आ रहा है ना पूरा। आ जा, अब ये देख, देख ये जो लाइनें हैं तेरे को समझनी पड़ेगी। अपने आसपास देखोगे तो नॉन लिविंग चीजें भी हैं, लिविंग भी हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। लिविंग कैसे बनेगा? दैट इनएनिमेट क्या मतलब होता है? नॉन लिविंग। तो आंसर क्या है? प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है? सेल प्रेजेंट होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम ऑफ सिंगल सेल यूनिसेलुलर है, और कुछ क्या है? मल्टी सेलुलर। यही बात पढ़ी है। तो मैंने आपको यही पढ़ा है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, उसमें सेल प्रेजेंट है। दूसरा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। दूसरा, वो लाइफ के सारे फंक्शन कर सकते हैं। कोई भी चीज सेल से छोटा मिलता ही नहीं है। मतलब जैसे मैं कहूं कि कोई भी चीज सेल से छोटा नहीं मिलता। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता तो है, राइबोसोम मिलता है, पर इंडिपेंडेंट नहीं मिलता। क्या अकेला सेल मिलता है? हाँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है? ये साबित कर रहा है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से छोटा कुछ मिलता नहीं है और अकेला सेल सारा काम कर सकता है, ये लिख रहा है। और लिवेनहुक ने पहला क्या देखा था? लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोप में और इंप्रूवमेंट हुई, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ये देख बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो हमने स्ट्रक्चरल डिटेल का मतलब ऑर्गेनल्स की डिटेल देखी। क्या क्लियर है? ऑर्गेनल्स की डिटेल देखी, ये कह रहा है, ये कह रहा है एनसीईआरटी। आगे आ जा, अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। बेटा सेल थ्योरी के अराउंड 3 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एक हमारे पास स्किल्डन है, जो एनसीईआरटी लिख रही है, जर्मन बॉटनिस्ट है। बेटा एनसीईआरटी को अगर चेंज करना होगा तो इसमें कुछ चेंज कर देगा कि ये जूलॉजिस्ट है, बॉटनिस्ट है, पर ये अभी फिलहाल जर्मन बॉटनिस्ट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। और इन्होंने एक बात बोली कि जितने भी प्लांट हैं, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ एक खास तरह का सेल है जिसे प्लांट सेल कह रहे हैं, जो क्या बना रहा है? विच फॉर्म टिश्यू। जो क्या बना रहा है? प्लांट टिश्यू बना रहा है। तो इन्होंने बोला कि यार जो प्लांट है ना, उसमें सब में एक खास तरह का सेल है जो प्लांट सेल है। ये किसने बोला? स्किल्डन ने। किस ईयर में बोला है बेटा? 1838 में। अब 1838 31 के बाद है, रॉबर्ट ब्राउन के बाद है। फिर हमारे पास बेटा शिवान है। शिवान का जो ईयर है ना बच्चे, वो 1839 है, सिमिलर ईयर है। अब एनसीईआरटी कह रही है कि ये जूलॉजिस्ट है, और कौन सा जूलॉजिस्ट है? ब्रिटिश। यहां पर कुछ बुक में कुछ अलग मिलता है, पर एनसीईआरटी जब तक नहीं बदलेगी हम यही पढ़ाएंगे।
तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल सेल्स को, ऑब्जर्व किया एनिमल सेल को, जिसमें आउटर साइड में, आउटर मोस्ट एक लेयर प्रेजेंट है, जिसको अब हम क्या मानते हैं, जो अभी आर नोन एज, दीज डेज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो सभी एनिमल सेल में क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सभी में सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है। इन्होंने प्लांट सेल भी ऑब्जर्व किए, इन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट को भी, ऑब्जर्व प्लांट सेल ऑल्सो, इन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया। और इन्होंने क्या बोला बेटा, देख स्किल्डन ने सिंपल क्या किया, बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए और बोला कि वो प्लांट सेल के बने और वो टिश्यू बनाता है। शिवान ने क्या किया, बहुत सारे एनिमल सेल ऑब्जर्व करके बताया कि उनके बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन है, एक पतली सी मेम्ब्रेन आउटसाइड है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, ठीक है ना, उन्होंने नाम नहीं दिया, जिसको हम जानते हैं इस नाम से। अच्छा, इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और इन्होंने बोला कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, ऐसा कुछ बोल दिया, इन ऑल प्लांट सेल। अब शिवान ने एक स्टेटमेंट दी, शिवान ने क्या दी, एक स्टेटमेंट दी, इसकी अपनी एक स्टेटमेंट है जो सेल थ्योरी से मिलती है। उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। इन्होंने प्लांट और एनिमल को ऑब्जर्व किया और यह स्टेटमेंट दे दी कि सभी प्लांट और एनिमल किससे बने हैं, सेल या सेल के प्रोडक्ट के। मैं तुझे एग्जांपल देता हूं, तूने ब्लड सुना है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल होते हैं, ब्लड के बाहर प्रोटीन और धागे भी तो हो सकते हैं। तो जो प्रोटीन और धागे हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म में आप सेल के बने और सेल से बने हुए प्रोडक्ट के बने हैं। तो शिवान ने क्या किया, शिवान ने एक स्टेटमेंट दे दी कि सारे एनिमल और प्लांट सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। यह बात समझ में आ रही है, यह बात समझ में आ रही है, यह बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या था बच्चे, इसमें क्या नहीं था, इसका ड्रॉबैक क्या था, इस बात का ड्रॉबैक ये था, अगर मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूं, इसका ड्रॉबैक ये है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्किल्डन एंड शिवान, उन्होंने फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी, उन्होंने क्या बनाई, सेल थ्योरी बनाई, जिसका मेन पॉइंट यह था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से सोचो, आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगा। पहला, इन्होंने प्लांट पे काम किया, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम करके उसकी बात कर दी। बाद में जो एक स्टेटमेंट बनी वो ये बनी कि सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उस प्रोडक्ट के बने हैं। ये सेल थ्योरी का पॉइंट है। यहां पर ये प्लांट एनिमल की बात कर रहा है, ये सेल थ्योरी का पॉइंट है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो जरा, अब देखो, अब मेरी बात सुनना, अब देखना, अब क्या हुआ बेटा, इसका ड्रॉबैक क्या था, इसकी कमी भी तो थी। ड्रॉबैक ये है, नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल अराइज, नया सेल कैसे आएगा ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब इसके लिए हमारे पास 1856 है क्या 55 है, रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। इन्होंने कहा कि सेल जो होता है, सेल इज कैपेबल टू डिवाइड, सेल डिवाइड कर सकता है, एंड सारे सेल कम फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल, भाई कोई भी सेल किसी सेल से ही बनेगा, और कैसे बनेगा? बाय डिवीजन। तो इन्होंने बात कर दी कि सेल आपस में डिवाइड करते हैं, ये बात कर दी। इसके लिए इन्होंने एक टर्म वर्ड यूज किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये वर्ड यूज किया। इसका मतलब है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि पहला सेल कैसे बनेगा, इन्होंने ये बताया कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो सेल थ्योरी के 2 पॉइंट बन गए। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये पहला पॉइंट था जो किसने दिया था? स्किल्डन एंड शिवान ने। दूसरा पॉइंट बेटा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रुडोल्फ वर्चो ने दिया। बाय डिवीजन, कैसे? डिवीजन के थ्रू। यस, कैसे? डिवीजन के थ्रू। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कौन सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता? नॉट फॉलो सेल थ्योरी, या नहीं वैलिड है। किसके लिए सेल थ्योरी वैलिड नहीं है? जो सेल नहीं है। सेल थ्योरी किसके लिए वैलिड नहीं है बताओ बेटा? सेल थ्योरी किसके लिए वैलिड नहीं है बताओ? सेल थ्योरी किसके लिए वैलिड नहीं है? नॉट वैलिड फॉर जो सेल नहीं है, जैसे वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड, इनके लिए वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? इनके लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है? अब आप इन बातों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? ये कह रहा है कि भाई सभी प्लांट, और ये कह रहे हैं यहां पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बार नोट कर लो, रिपीट कर रहा हूं, स्किल्डन बॉटनिस्ट, शिवान जूलॉजिस्ट। पर शिवान ने एनिमल पर भी और प्लांट दोनों पर कुछ स्टेटमेंट दी है। उसके बाद इन दोनों ने फॉर्मुलेट किया। अगर क्वेश्चन आ जाए वो फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, तो स्किल्डन, शिवान। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए ये वाली, तो फिर शिवान का नाम लिखना है। यस बच्चे, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जब सेल डिस्कवर हो गया ना, तो साइंटिस्ट लोग क्या देखना चाह रहे थे कि यार एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है। तो एक साइंटिस्ट थे स्किल्डन, उन्होंने बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए। उन्होंने बोला कि मैंने जितने भी प्लांट देखे उसमें खास तरह का सेल है जो प्लांट सेल है, और वो टिश्यू बना रहा है। फिर शिवान ने उसी के साथ वाले ईयर्स में ये देखा कि जितने भी एनिमल सेल है उसके बाहर एक पतली सी लेयर है, थिन लेयर है, जिसको आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल एक यूनिक फीचर है जो उसी में मिल रहा है। यस। फिर उन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हैं, क्योंकि उन्होंने प्लांट और एनिमल देखा था। फिर सेल थ्योरी दोनों ने की स्टेटमेंट मिला के सेल थ्योरी बनती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और इट्स प्रोडक्ट के बने हैं। यस। ठीक है, एक बार नोट कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करेंगे। कर लो बेटा, एक बार लिख लिया जल्दी बताओ। हो गया?
हो गया बेटा, नेक्स्ट स्लाइड लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड लिख लो। नेक्स्ट कर लो बेटा। ये पूरा चैप्टर आएगा, पढ़ के रखना भाई, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हो गया नहीं हो गया? हो गया बेटा? यस। देख बच्चे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, देखता चल एक बार फटाफट से देखता चल, तुझे आइडिया लग जाएगा मैं जो पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी है। जर्मन बॉटनिस्ट थे, लार्ज नंबर ऑफ क्या किए, प्लांट को देखा और देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्या, सेल्स। यस, और वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। क्लियर है? सेम टाइम पर थियोडर शिवान, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ईयर 1839, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को इन्होंने स्टडी किया। उन्होंने देखा कि इनमें एक थिन आउटर लेयर है विच इज टुडे नोन एज, उन्होंने नहीं बोला था सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर प्लांट में। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिवान प्रपोज दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सिल्डन एंड शिवा टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, है ना, इन्होंने सेल थ्योरी दी। यस, सेल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर रही थी हाउ न्यू सेल अराइज। देख बेटा, हाउ न्यू सेल अराइज, रुडोल्फ वर्चो ने एक्सप्लेन किया कि सेल कैसे बनता है, सेल डिवाइड होता है तब नया सेल बनता है, और उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सिल्डन एंड शिवान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी क्या है, अब देखो यहां लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस वाले में क्या लिखा है, इसमें लिखा है बॉडीज ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट, यहां ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा है, और ऑल सेल्स आर राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ठीक है? यस। अब आओ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये करो, ये करो, करो जल्दी जल्दी, हो जाएंगे यार, करो। एटीपी की बात हो रही है। माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब सिंगल, सिंगल। अगला ले लो, सिलेक्ट द मिसमैच। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रोटिस्ट यूकैरियोट है, हां सही है। मिथेनोजन प्रोकैरियोट है। गैस वैक्यूल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल, बी आएगा। यहां प्लांट सेल चाहिए, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर के ज्यादा लिए बेटा। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, सही है। रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिला, याद है साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक, ये भी सही है, ये गलत है, बी आएगा इसमें भी। क्यों? क्योंकि ये मोटिलिटी में रोल नहीं होता। कर पा रहे हो? और आ जाओ। अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, याद करो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम। मीजोसोम पता है, माइक्रोसोम का मतलब होता है माइक्रो बॉडी, याद करो माइक्रो बॉडी, अभी मैं पढ़ा रहा था।
माइक्रो बॉडीज, बॉडीज शब्द का मतलब जोम होता है, तो माइक्रोजोम लिख दे उसे, राइबोसोम। ठीक है, आ जाओ। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सही है ये तो, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन। गलत हो गया ना, इनमें डीएनए तो है पर क्या ये नहीं है, प्रोटीन नहीं बना सकते, ये गलत है, ये गलत हो गया। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ए ठीक है, बी फॉल्स है। बेटा प्रोटीन बनाने की मशीनरी होती तो है इनमें, ए ठीक है, बी फॉल्स है। और देख, माइक्रोट्यूब्यूल क्या क्या बनाता है, देख जरा ध्यान से। माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमेटिन बनाता है? नहीं। सेंट्रोजोम न्यूक्लियोजोम नहीं बनाता। सीलिया फ्लैजिला पेरोक्सीजोम नहीं बनाता। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया बनाता है। याद करो, हमने क्लास में पढ़ाई है, क्लास में पढ़ा ना क्या क्या बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, न्यूक्लियाई डबल है, क्लोरोप्लास्ट डबल है, क्या आएगा सर? लाइसोसोम आएगा। क्या आएगा सर? लाइसोसोम आएगा। सही है। और लो, थाइलाकॉइड क्रिस्टे इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिस्टे आएगा, बी। फोर्थ का बी है। फ्लैट मेम्ब्रेनस स्टेक्स थाइलाकॉइड, ये ए आ रहा है। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डी आएगा। डिस से सैक इन गोल्जी सिस्टर्न, सी आएगा। तो फर्स्ट का ए का सी है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का क्या है? सेकंड है, सी का फर्स्ट, यहां सी आएगा ना, सी का फर्स्ट है। हाँ ठीक है, सी का फर्स्ट है, यस। ए का फोर्थ है, क्या करा है मैंने ये, कुछ गलत किया है क्या? ए थाइलाकॉइड थर्ड, ए का थर्ड आएगा, ओके। क्रिस्टे बी का, बी का है, बी का फोर्थ आएगा, ये रहा। सी का, सी का फर्स्ट आएगा, ये आंसर है यार, क्या कर रहा हूं मैं, मैंने खुद इधर लिखना था, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया खुद से। फोर्थ आएगा, ठीक है। फंस नहीं गए बेटा, मैंने क्या किया सुन ध्यान से। कायदा क्या होता है, आपको ये चीज ना लिखकर यहां लिखना चाहिए। जैसे ए का क्या है इसमें से? फर्स्ट, मैंने यहां पर ए बी सी डी लिख दिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन मीजोजोम होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, राइबो न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी ना। और चल, सेलुलर ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन्स आर, मेम्ब्रेन किसमें किसमें है? ईआर में है, राइबोसोम में नहीं होती। गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, राइबोसोम इसमें नहीं है। राइबोसोम विद मेम्ब्रेन पूछा गया, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। कर पा रहे हो ना? देखो सारी चीजें तुम्हारी कॉपी में है। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन तो राइबोसोम है, बाकी सब में है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किसमें नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया में है, राइबोसोम में है, नहीं राइबोसोम में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डी आंसर है। राइबोसोम में आरएनए होता है बेटा। न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवलप किससे बना सकते हैं बच्चे? माइक्रोट्यूब्यूल मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। अच्छा यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, बाद में आरईआर ही बनाता है न्यूक्लियर एनवलप। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ मेम्ब्रेनस स्टैक, ऐसे क्या बोलेंगे इसको? ग्रेना, ग्रेना बोलेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ स्मूथ, करेक्ट पूछा गया है। स्मूथ लिपिड बनाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। ठीक है बेटा, डी बनेगा, क्लियर है। और ग्लाइकोजन के लिए एससीआर आएगा।
ठीक, आगे आ जा। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू एंड, क्लोज टू एंड बोला है बेटा, क्या लिखें? क्लोज टू एंड, एंड नहीं बोला, क्लोज टू एंड बोला है, कौन सा लिखें? एक बार स्टेटमेंट में चले जाते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, क्लोज टू एंड, तो कौन सा हो गया? एक्रोसेंट्रिक हो गया। क्या हो गया? एक्रोसेंट्रिक। यहां पर डायग्राम दिमाग में आता है तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। क्या हो गया? एक्रोसेंट्रिक हो गया। समझ आया? एनसीईआरटी की लाइन चेक करी? यस। डायग्राम से गड़बड़ हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट? भाई इंक्लूजन बॉडी ये है, ये है, ये है। पॉलीजोम राइबोसोम है, बी है, ये राइबोसोम है। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर। हाँ भाई, कौन से साइटोस्केलेटल एलिमेंट का डायमीटर 5-6 के आसपास था? सिंगल टाइप ऑफ, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, क्या आएगा? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं आएगा। इंटरमीडिएट का एग्जांपल लेमिन्स है। बी आएगा, आपको पढ़ाया है नैनोमीटर, लिखे हमने, लिखे हैं कि नहीं? लिखे हैं नैनोमीटर, 5, 10, 25। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल इज चीफली रेगुलेटेड बाई, हाँ भाई, ऑस्मोटिक चीजें कौन सेल की मेंटेन करता है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है? कोई ऑर्गेनल है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बी आएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना? या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल छोड़ दो या नॉर्मल वैक्यूल कर लो। हाँ भाई, सेंट्रियोल। राइबोजाइम क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड है, यहां थर्ड आ रहा है। क्रिस्टे क्या है? इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट आ गया। क्लोरोफिल थाइलाकॉइड पे आएगा सेकंड। सेंट्रियोल बेसल बॉडी है, सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा। ए का फोर्थ है, बी का सेकंड है, सी का फर्स्ट है, डी का थर्ड है। ए आंसर है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एनर्जी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, लाइट एनर्जी गलत हो गया, ये गलत हो गया। प्रोटीन बनने के बाद की मॉडिफिकेशन कर रहा है। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड मतलब लिपिड पे शुगर ऐड करना। क्या बनेगा उससे? क्या बनेगा बेटा? ग्लाइकोलिपिड बनेगा। यस, क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड बनेगा। याद आया? ये आ जाओ। अब ये किसका दे रखा है? गोल्जी अपरेटस है, ये आर है बेटा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। ये आर दे रखा है यहां पे। अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड कहां बनता है? एससीआर में। कहां बनेगा? एससीआर में। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तुम्हें? ग्लाइकोकैलिक्स किस में प्रेजेंट है बेटा, बता? अ लेयर प्रेजेंट सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये ज्यादा ठीक लग रहा है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर है। ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस एंड ग्लाइकोसाइड, पता नहीं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स बेटा बाहर है उसके। विच ऑफ प्लास्टिड नॉट कंटेन स्टोर फूड? भाई इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है, नहीं, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है। ये करते हैं। फीडबैक डेवलपमेंट नहीं करना, ये तो तुम्हारे इसका है ही नहीं क्वेश्चन। ए यहां पे दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ था। ये डायग्राम साफ नहीं आ रहा, नहीं तो साफ, ये डायग्राम ऐसा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दे रखा है। यस, सेल मेम्ब्रेन। क्या पूछा हुआ है? करेक्ट पूछा हुआ है। सोडियम पोटेशियम पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा, गलत हो गया। प्रोटीन मेक अप टू 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स आर अरेंज इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, ये गलत हो गया। पोलर हेड बाहर की तरफ है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये ठीक लग रहा है।
तो 60 to 70%, ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? डी ठीक है? यस। क्वेश्चन छोड़ दूं, घर से करोगे? द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS, यही गलत हो गया। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये ठीक लग रहा है। ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ये गलत हो गया। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, ये कैसे आ गया? स्प्लाइसिंग होता है बेटा, ये तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं है। बी ज्यादा ठीक है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिफर इन, ये यूकैरियोट है बेटा और ये प्रोकैरियोट है, तो राइबोसोम अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। आप याद करो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किसकी ऑर्गेनाइजेशन सेम होती थी? लाइन है ये एनसीईआरटी में, किसकी ऑर्गेनाइजेशन सेम होती थी? सेल मेम्ब्रेन की। होमवर्क दे दें? जो ना बने बताना, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ये बन जाएगा ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ऑर्गेनल के अंदर कौन सी ऑर्गेनल है भाई? एक ऑर्गेनल जो दूसरी ऑर्गेनल के अंदर हो, राइबोसोम। डब्बे के अंदर डब्बा। यस, चलो ठीक है, एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, आपका खुद से करो, है ना? बहुत सारे हैं बच्चे इसमें। मैंने क्या किया, ज्यादा ईयर तक दे दिया है। जैसे ये मान लो ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर ऐड करना प्रोटीन पे, शुगर ऐड करना लिपिड पे, ग्लाइकोलिपिड, शुगर ऐड करना प्रोटीन पे, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या आएगा? क्या आएगा? फिर हमारे पास आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लेना पड़ेगा, होना चाहिए गोल्जी बॉडी यहां पे, ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेन कर लोगे? सिंगल मेम्ब्रेन। अब ये स्फेरियोसोम क्या है बच्चे? ये प्लांट लाइसोसोम को कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक मैंने ले दिए हैं ताकि अगर ये एनटीए वाले कभी ये उठा भी ले तो आप क्वेश्चन कर पाओ। प्लांट लाइसोसोम है, ठीक है? चलिए छोड़ते हैं इसको बेटा, बाय। हाँ बेटा, क्लास के बाद मैं अभी देता हूं उसको क्वेश्चंस को।